यूएस फेडरल रिजर्व की एफओएमसी मीटिंग का बड़ा अपडेट आया जिसमें लगातार 3 बार रेट कट करने के बाद इस बार इंटरेस्ट रेट को अनचेंज्ड रखा गया। मार्केट में पहले से उम्मीद थी कि शायद इस बार कोई कट नहीं होगा और वही फैसला सामने आया। फिलहाल यूएस फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट लोअर बैंड में 3.5% और अपर बैंड में 3.75% पर बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल फेड इकोनॉमी को ज्यादा पुश या ज्यादा ब्रेक देने के मूड में नहीं है। एफओएमसी आउटकम के बाद सबसे बड़ा रिएक्शन गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिला। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड तेज उछाल के साथ लगभग $533 पर आउंस के आसपास लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया। गोल्ड का इतनी तेजी से बढ़ना इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता, क्योंकि जब इन्वेस्टर्स डरते हैं तो पैसा स्टॉक से निकलकर सेफ एसेट्स जैसे गोल्ड में चला जाता है। सिल्वर भी पीछे नहीं रहा और कुछ ही समय में करीब 7% तक उछल गया। इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर $13 पर आउंस के ऊपर चला गया, जो राइजिंग ग्लोबल अनसर्टेनिटी को दिखाता है। ओवरऑल फेड ने एक बार फिर साफ किया कि वो इन्फ्लेशन को 2% के टारगेट पर वापस लाने के लिए स्ट्रांगली कमिटेड है, लेकिन साथ ही एम्प्लॉयमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना कदम उठाना चाहता है। अब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो मिडिल ईस्ट में टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक और कड़ा थ्रेट दिया है और कहा है कि अगला अटैक पहले से कहीं ज्यादा सीवियर होगा। इससे पहले 2025 में ईरान के न्यूक्लियर साइट पर बंकर बस्टर अटैक हुआ था और अब स्टेटमेंट से लग रहा है कि सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ सकती है। ईरान की तरफ से भी जवाब तुरंत आया, जिसमें साफ वार्निंग दी गई कि अगर यूएस ने एक्शन लिया तो रिस्पॉन्स पहले से कहीं ज्यादा अग्रेसिव होगा। इतनी जियोपॉलिटिकल टेंशन और ग्लोबल अनसर्टेनिटी का सीधा असर फाइनेंशियल मार्केट्स पर पड़ रहा है। इसी वजह से गोल्ड, सिल्वर और यूएस इंडिसेस में एक्सट्रीम मूव्स देखने को मिल रहे हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट ने बुधवार को जबरदस्त मजबूती दिखाई, जहां सेंसेक्स और निफ्टी दोनों नए रिकॉर्ड स्तर के करीब बंद हुए। मार्केट में ये तेजी इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से मिली पॉजिटिव सेंटिमेंट और ग्लोबल क्यूज के सपोर्ट से आई। ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि इंडिया की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 2030 तक तेजी से बढ़ सकती हैं, जिससे वेलस्पन, लिविंग, ट्राइडेंट जैसी कंपनीज को लॉन्ग टर्म फायदा हो सकता है। मार्केट एनालिस्ट्स के मुताबिक निफ्टी के लिए 25,350 का लेवल बेहद अहम है। अगर इसके ऊपर टिकता है तो बाजार में मजबूती बनी रह सकती है, जबकि ऊपर की तरफ 25,600 एक बड़ा रेजिस्टेंस माना जा रहा है और नीचे 25,000 के आसपास सपोर्ट दिखता है। मनी कंट्रोल के दूसरे एनालिस्ट का कहना है कि निफ्टी में रैली तो आई है, लेकिन अगर 25,450 के ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं मिलती तो आगे की तेजी थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि पुराने सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन चुके हैं। बैंक निफ्टी की स्थिति निफ्टी के मुकाबले ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि इसने अपने ज्यादातर रेजिस्टेंस लेवल्स तोड़ दिए हैं और यही वजह है कि आगे बाजार की दिशा तय करने में बैंक निफ्टी की भूमिका अहम होगी। बैंक निफ्टी के लिए 59,500 का लेवल होल्ड करना बेहद जरूरी है। अगर ये लेवल टिक गया तो 60,000 की तरफ मूव देखने को मिल सकता है और नीचे की तरफ 59,300 सपोर्ट रहेगा। कल इंडस्ट्रियल आउटपुट यानी आईआईपी डेटा आया, जिसमें दिसंबर में ग्रोथ 7.8% रही, जो पिछले 2 सालों में सबसे बेहतर है। इससे साफ संकेत मिलता है कि भारत की इकोनॉमी में मोमेंटम बना हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में कॉपर की डिमांड लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और वायरिंग में कॉपर की जरूरत कभी खत्म नहीं होती। इसलिए कॉपर रिलेटेड स्टॉक्स पर इन्वेस्टर्स की नजर बनी हुई है। बजट 2026 से इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर की कंपनीज को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें टाटा पावर, एल&टी, बीडीएल, प्रीमियर एनर्जी और एनएचपीसी जैसे नाम शामिल है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजट 2026 आरबीआई के अगले इंटरेस्ट रेट डिसीजन की दिशा तय करेगा, क्योंकि अगर पॉलिसीज ग्रोथ फ्रेंडली रही तो आरबीआई रेट कट का रास्ता साफ हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई अगले एमपीसी मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट कर सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और जीडीपी और आईआईपी जैसे कोर डेटा मजबूत नजर आ रहे हैं। S&P ग्लोबल ने बायोकॉन को BB+ रेटिंग दी है, जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल माना जा रहा है और इस स्टॉक पर शॉर्ट टर्म नजर रखी जा सकती है। आज कई बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स आने वाले हैं, जिनमें अडानी पावर, बजाज माइंस, ब्लू स्टार, क्यूपिड, डाबर, दीपक फर्टिलाइजर्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, आईटीसी, मनप्पुरम फाइनेंस, एनटीपीसी ग्रीन, पेटीएम, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स और वेदांता शामिल हैं।
28 जनवरी 2026 को DII ने बाजार में जबरदस्त बाइंग दिखाई। करीब 19,578 करोड़ की खरीद और 16,217 करोड़ की बिक्री के साथ लगभग 3,360 करोड़ की नेट बाइंग हुई, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के मजबूत भरोसे को दिखाता है। इसी दिन FII FPI भी नेट बायर रहे और करीब 480 करोड़ की खरीदारी की, जो 2026 में पहली बार देखने को मिली, और ये सिग्नल देता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग प्रेशर फिलहाल कम हो रही है। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन पर कल बाजार बंद होने के बाद बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थी, जिनका असर आज शेयर बाजार में इनके स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेशकों को इन सभी स्टॉक्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। NSDL के Q3 नतीजों में मुनाफा सालाना आधार पर 85.8 करोड़ रुपए से बढ़कर 89.6 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि कुल आय में हल्की गिरावट रही और ये 362.5 करोड़ रुपए से घटकर 359.6 करोड़ रुपए पर आ गई है। ऑपरेशनल लेवल पर कंपनी ने मजबूत प्रदर्शन किया है, जहां EBITDA 90.6 करोड़ रुपए से बढ़कर 107.4 करोड़ रुपए पहुंच गया। इसके साथ ही EBITDA मार्जिन भी 25% से बढ़कर 29.9% हो गया, जो बेहतर लागत नियंत्रण को दिखाता है। E-क्लेरिक सर्विसेज ने दिसंबर तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है, जहां मुनाफा सालाना आधार पर 39% से ज्यादा और आय 25% से ज्यादा बढ़ी है। ये ग्रोथ कंपनी के मजबूत क्लाइंट बिजनेस और सर्विस डिमांड को दर्शाती है। कंपनी ने शेयरधारकों को 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर देने का ऐलान किया है, यानी हर 10 रुपए फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर एक नया शेयर मिलेगा, जिससे निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ है। सनरम फास्टनर्स के Q3 में मुनाफा लगभग स्थिर रहा और ये 130.2 करोड़ रुपए से बढ़कर 130.5 करोड़ रुपए हो गया। वहीं कंपनी की आय में अच्छी बढ़त देखने को मिली और ये 1,441 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,541 करोड़ रुपए पहुंच गई। EBITDA सालाना आधार पर 227.2 करोड़ रुपए से बढ़कर 240.5 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन लागत दबाव के कारण EBITDA मार्जिन में हल्की गिरावट आई और ये 15.6% से घटकर 15.5% रह गया। लोढ़ा ने तीसरी तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए हैं, जहां शुद्ध मुनाफा 944.4 करोड़ रुपए से बढ़कर 956.9 करोड़ रुपए हो गया है। इसके साथ ही आय में भी अच्छी बढ़त रही और ये 4,083 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,672 करोड़ रुपए पहुंच गई। ऑपरेशनल लेवल पर EBITDA 1,305 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,415 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन बढ़ती लागत के कारण EBITDA मार्जिन 32% से घटकर 30.3% रह गया। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज के तिमाही नतीजों में आय में बढ़त दर्ज की गई है, लेकिन मुनाफे में डबल डिजिट की गिरावट देखने को मिली है। इसकी वजह खर्चों का तेजी से बढ़ना और अन्य आय में कमी रहना है। कंपनी ने 2 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर पर 4 रुपए का तीसरा अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने Q3 में शानदार प्रदर्शन किया है, जहां शुद्ध मुनाफा 98.2 करोड़ रुपए से बढ़कर 170.7 करोड़ रुपए हो गया, यानी करीब 79% की बढ़त दर्ज की गई है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रति शेयर 7.15 रुपए का दूसरा अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 3 फरवरी 2026 तय की गई है। लार्सन एंड ट्रूबो के Q3 नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 3,215 करोड़ रुपए रहा, जबकि बाजार 4,401 करोड़ रुपए के आसपास मुनाफे की उम्मीद कर रहा था। पिछले साल इसी तिमाही में मुनाफा 3,359 करोड़ रुपए था, यानी सालाना आधार पर भी गिरावट रही। हालांकि नतीजों के दिन शेयर 0.16% की हल्की बढ़त के साथ 3,794 रुपए पर बंद हुआ। महाराष्ट्र सीमलेस के तीसरी तिमाही में शुद्ध मुनाफा 184 करोड़ रुपए से बढ़कर 242.9 करोड़ रुपए हो गया है, जो पॉजिटिव संकेत है। हालांकि कंपनी की आय 1,408 करोड़ रुपए से घटकर 1,090 करोड़ रुपए रह गई और EBITDA भी 280.3 करोड़ रुपए से घटकर 152.8 करोड़ रुपए पर आ गया, जिससे EBITDA मार्जिन 19.9% से गिरकर 14% रह गया। ग्लैंड फार्मा के Q3 नतीजे बाजार की उम्मीदों से बेहतर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 205 करोड़ रुपए से बढ़कर 261 करोड़ रुपए हो गया और आय 1,695 करोड़ रुपए रही, जो अनुमान से ज्यादा है। EBITDA 434.9 करोड़ रुपए दर्ज किया गया और EBITDA मार्जिन 25.6% रहा, जो अनुमान से थोड़ा बेहतर रहा और ऑपरेशनल मजबूती दिखाता है।
महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के दिसंबर तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर घटकर 810.4 करोड़ रुपए रहा, लेकिन ये बाजार के अनुमान से बेहतर रहा है। कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम 20.6% बढ़कर 2,304 करोड़ रुपए पहुंच गई, जिसे स्थिर लोन ग्रोथ का सपोर्ट मिला। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रैकोनकॉर को दिसंबर तिमाही में 68 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी मुनाफे में थी। हालांकि घाटे के बावजूद कंपनी की आय में मजबूत बढ़त रही और राजस्व सालाना आधार पर 65% बढ़कर 1,577 करोड़ रुपए पहुंच गया। हेरिटेज फूड्स के नतीजों में कंज्यूमर डेयरी बिजनेस की मजबूती साफ दिखती है। बल्क फैट को छोड़कर उपभोक्ता डेयरी कारोबार में सालाना आधार पर 13% की ग्रोथ दर्ज की गई है। ये ग्रोथ मुख्य रूप से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से आई है, जहां 13.8% की ग्रोथ रही और मुश्किल मौसम के बावजूद वॉल्यूम में पॉजिटिव ट्रेंड बना रहा। एक्साइड इंडस्ट्रीज ने अपनी सहायक कंपनी एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड में राइट्स बेसिस पर 50 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस निवेश के बाद कंपनी का कुल निवेश बढ़कर 4,252.23 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं हुआ। सोलर इंडिया ने जानकारी दी है कि 4 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे कंपनी एक कॉन्फ्रेंस कॉल आयोजित करेगी। इस कॉल में मैनेजमेंट दिसंबर 2025 तिमाही और 9 महीनों के वित्तीय नतीजों पर चर्चा करेगा, जिसे निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज द्वारा आयोजित किया जाएगा।